राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। श्रीकांत भाई म्यूट है, नन्हे। अच्छा, बंटी भैया नहीं आए तो श्रीकांत जी राम राम। नन्हे पहलवान आ गए, बंटी भैया कहाँ रह गए? जय सियाराम, हर हर महादेव। मैं उनको कराता हूँ बाबा जी ज्वाइन, अभी उन्हीं को फोन कर रहा हूँ। वो असल में बोलते हैं कि मैं तैयार तो बैठा रहता हूं, मुझे वो बटन ही नहीं पता जो इसको ज्वाइन करना है। सभी मित्र भाई बहनों को राम राम। आज बड़ा गर्मा गर्म चर्चा होने वाली है। आज तय ये हुआ था कि नीट वाले केस में बंटी भाई प्रकाश डालेंगे। मैं उसको सीमित शब्दों में बताने का संक्षेप में प्रयास कर रहा हूं। देखिए, नीट का जो प्रकरण है, मैं नाम रखकर भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चूंकि बहुत प्रताड़ित एक पक्ष उसमें हो गया है। ये आपको दादा मैंने पूरा ही कर लीजिए, कोई अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूं। कोरोना काल में इसकी बुनियाद कहां पड़ी, मैं बता रहा हूं। कोरोना काल में एक हमारे ही जिले के, सिवान जिले के बड़े फेमस डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रभात कुमार, भूमिहार समाज से आते थे। बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है उनका आज भी, प्रभात हॉस्पिटल पटना में। उनका कोरोना काल में देहांत हो गया, और चूंकि उनके परिवार में कोई ऐसा नहीं था, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर रहते थे, उसको चलाते हैं, अचानक देहांत हो गया, तो उनकी पत्नी से डील शुरू हुई कि कौन टेक ओवर करेगा। स्वाभाविक है कि किसी भी शहर के सबसे महंगे घर और सबसे अधिक पैसा डॉक्टर्स के पास है, चाहे जिस भी विधि से है, तो वहां उन्हीं के समाज के सामाजिक चीजें, जातीय बातें हमारे यहाँ ज्यादा हावी रहती हैं। तो उन्हीं के समाज के 3 डॉक्टर्स ने, जिसमें एक नेता भी हैं, वो पूर्व विधायक हो गए हैं इस बार, 3 डॉक्टर्स ने प्रयास किया कि मैं ले लूं डील करने का। इत्तेफाक कहिए, संजोग कहिए, लेकिन इस इन्हीं के तीनों उन्हीं के समाज से थे। सामाजिक दबाव भी था कि आप हॉस्पिटल मुझे दे दीजिए, चलता फिरता बिजनेस था। लेकिन उनकी पत्नी से इस हॉस्पिटल का डील एक राजपूत डॉक्टर का हो गया, जो डॉक्टर उनका पड़ोसी भी था, 2-3 किलोमीटर अगल बगल गांव है, तो पहले से भी संबंध थे, और उनसे हो गया, और उस डॉक्टर हॉस्पिटल को टेक ओवर कर लिया, उनकी पत्नी को भी उसमें पार्टनर बनाते हुए। ये बातें अभी आज तक किसी ने बताई नहीं, मैं बता रहा हूं। इसलिए एक ऑफर यही दे दिया कि जो वन टाइम जो करना था दे दिया, एसेट का पैसा, उनकी पत्नी को भी आजीवन मदद के लिए उसमें पार्टनर बना लिया सम परसेंटेज का, और हॉस्पिटल उनका चलने लगा। पटना के टॉप 5 हॉस्पिटल में है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब का ये अपराध जरूर है कि एक दूसरे समाज के व्यक्ति का हॉस्पिटल कैसे इन्होंने टेक ओवर कर लिया, ठाकुर होते हुए। एक ये बुनियाद में है, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी। और तब से उनके खिलाफ ये 2-3 सालों से, 3 साल पुरानी घटना है, और वो प्रयास चल रहा था कि कब ये फंसे। इसी बीच एक होनहार हमारे जहानाबाद की छात्रा 14 साल की उम्र में पढ़ने आई पटना नीट में। फिजिक्स वाला एक कोचिंग है, वहां उसने एडमिशन लिया नीट की तैयारी करना। हमारे यहाँ अमूमन सभी लोग नीट और आईआईटी की तैयारी करने ही आते हैं, और चपरासी बन के जाते हैं। चपरासी मतलब प्राइवेट चपरासी, पटना में, और भी कुछ बनकर जाते हैं। यहाँ गढ़ है, अभी कोटा से भी बड़ा गढ़ है पटना। वो पढ़ने आई जहानाबाद, 40 किलोमीटर दूर जिला है हमारे पटना से, 1 घंटे का रास्ता है। होनहार छात्रा आई और उसने फिजिक्स वाला नाम के कोचिंग में एडमिशन लिया। उसमें 50 क्लासेस उसके दिवंगत होने तक चले हैं, जिसमें वो 3 में शामिल हुई। जो टेस्ट होते हैं, इनके एग्जाम होते हैं कुछ दिनों के बाद ना, पढ़ाने के बाद, 47 में शामिल नहीं हुई। जीवन में उसने एक बार नीट का एग्जाम दिया, और उसमें 70 नंबर उसको आए। मैं जानकारी बता रहा हूं आपको, 70। ठीक है, कितनी होनहार थी, देख ही रहे, साइंटिस्ट ही होती सीधे एपीजे अब्दुल कलाम की तरह वो। लेकिन जिस हॉस्टल में वो रह रही थी, उसका 10,000 रुपया महीना सिर्फ हॉस्टल चार्ज था, वो पे कर रही थी। और घर की माली हालात ये है कि 5 रुपए की हैसियत नहीं है, और घर में कोई दूसरा कमाऊ व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई जमींदार है। बेशक जहानाबाद में जन्म लिए है, लेकिन इस खर्चे को बियर करते हुए लड़की अपने मेहनत से अपने परिवार को भी सबल बना रही थी। बेशक अपने नीट और मेडिकल में नहीं जा रही थी, लेकिन अपने अथक प्रयासों से होनहार छात्रा, ये साबित होता है उसके भी कॉल डिटेल्स से। उसका जो सीडीआर है पुलिस के पास, उससे साबित होता है। और इसमें सबसे अधिक पढ़ाई की चर्चा है वो अपने सगे ममेरे भाई से करती थी। ये मेरा चार्ज है उस पर नहीं रहने के बाद। सबसे लंबे समय तक अपने फिजिक्स की और क्वांटम फिजिक्स की चर्चा वो घंटों, रात में, दिन में 2 बजे 3 बजे करती थी। अब पुरानी बातों को हम छोड़ते हैं। 25 दिसंबर को वो कहीं से आई, कहीं गई थी तैयारी करने किसी दूसरे जगह,
और लंबे समय से उसने रिसर्च किया था, लंबे समय तक एक ग्रुप के साथ, जिसमें एक दूसरी लड़की भी सहपाठी उसके साथ थी और लड़के भी थे। वहां से वो आधी रात को आई हॉस्टल और 3:16 सोच लीजिए क्या रात का समय होता है। उसने अपने घर माँ बाप को फोन किया। क्या फोन किया माँ बाप जानते होंगे, जिनकी हैसियत 5,000 रुपए की आज भी नहीं है। वो स्कॉर्पियो गाड़ी गांव से रिजर्व करके, जो हमारे यहाँ कहते हैं लोग बिहार यूपी में, वो आए और इसको उसी समय ले गए, अपने घर लेकर चले गए। घर ले जाने के बाद, जहानाबाद जहां उनका घर था, घर ले जाने के बाद भी उस लड़की ने वहां जहानाबाद में भी जो अपने तैयारी करना था, जो पढ़ने का उसका स्टाइल था, होटल होटल बुक करके उसने शायद पढ़ाई लिखाई की, ऐसा मीडिया में भी रिपोर्ट है, कई चैनलों पर रिपोर्ट है, करती रही। और जो घर ले गया होगा इस आनंद फानन में, पुलिस के पास जो साथ में आए थे गाड़ी में 2 लोग 3 लोग और उसने लिया था, और सबकी बातें पुलिस का रिकॉर्ड है, बड़ी आपत्तिजनक है। चूंकि गाड़ी में बात होगी, डांट फटकार होगी, बात जो भी होगी बेटा बेटी से, तो कान तो बंद नहीं किया जाएगा 2 लोगों का। 2 अन्य लोगों ने सुना और ड्राइवर ने भी सुना, उसका पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया। लड़की अपने घर चली गई। इस बीच रिपोर्ट्स हैं, जांच की रिपोर्ट्स है, इस बीच वो लड़की अपने सुसाइड के तरीकों का रिसर्च भी कर रही थी। मैंने कहा, और एसएसपी पटना का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सुसाइड के लिए कौन सी दवा खानी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, डेट भी मुझे याद है 21 दिसंबर को ही, शायद 21 जनवरी को, या जैसा कुछ, अभी डेट में थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ, डेट उन्होंने किया, वो मीडिया में है, वो तैयारी की। और कोई नींद की दवा आती है। लड़की जब वहां से चली, अकेले चली, अब परिवार की सहमति से चली, जबरदस्ती चली, न चाहते हुए चली। इस बीच कहा जा रहा है कि उसके शरीर पर जो इंजर्ड है, उसका भाई, उसके ममेरे भाई से जो पढ़ाई लिखाई की बातें करती थी, इसके चलते उसके सगे भाई को आपत्ति थी, और उसका भाई इसका पूछताछ के बाद कुछ मरम्मत भी किया, फिजिकली मरम्मत जो कहते हैं, वो किया होगा भाई का हक भी करने का, जिसके निशान उसके शरीर पर हैं मरने के दिन तक। बढ़िया से मरम्मत किया, और मरम्मत करके वो छोड़कर आरा जैसे जगह पर दूसरे जगह चला गया। जब तक ये रही, वो घर नहीं आया, और ये लड़की अकेले फिर आई। नींद की दवा की गोली उसने, अरवल मोड़ है जहानाबाद, उसने 6 पत्ते खरीदे और यूपीआई से पेमेंट किया, ठीक है, और चली आई। ये बाद में जी, ये बाद में प्रसंग आएगा, मैं आपको इसलिए ऐड कर दे रहा हूं, मैं शायद भूल जाऊं। उसको इसके परिवार ने डिनाई किया, उसके बाप ने कहा कि नहीं, मैंने खरीदा था, मैं खाता हूं नींद की दवा, और उस दुकानदार से बयान दिलवाया गया, लेकिन मामला वही फंस गया, जैसे वो मुखिया जी की में स्कैनर फंस गया था, जो आईएएस बन गई थी परमेश्वर मुखिया जी की थी, इसमें भी इसने यूपीआई से पेमेंट कर दिया था, लड़की की यूपीआई से पेमेंट गया था। फिर हो गया कि चलिए, ये आई 6 पत्ता लेकर के स्टेशन उतरी। स्टेशन पर एक दूसरी लड़की ने इसको रिसीव किया, जो इसके सभी तैयारियों में, पढ़ाइयों में साथ रही है, इसके साथ ही रहती है। पुलिस ने जिस ट्रेन से वो चली, ट्रेन में अगल बगल स्लीपर का सीट था, जो बैठा था उसका भी बयान लिया है। समझ लीजिए कितनी जांच इसकी हुई है। ट्रेन के पैसेंजर्स का भी बयान लिया गया है, जिससे आई थी, यात्रा की थी। उसके बाद उस लड़की का बयान लिया गया, और स्टेशन से और इस हॉस्टल तक जहां तक गई, 40 पुलिस ने रिकॉर्ड में रखा है कानून के, वो जो भी अपने डायरी में, चार्जशीट में 40 फुटेज लिया, और पल पल का मिल गया, हॉस्टल पहुंचने तक सीसीटीवी फुटेज मिल गया। वो लड़की चली गई, और उस ऑटो, जिस ऑटो से गई, उसका भी बयान पुलिस ने लिया, और लड़की का भी बयान लिया। लड़की चली गई, फिर अपने रूम में गई। रूम में गया था, वो कमरा है, मतलब समझिए कि 3 तरफ से खुला मकान है, मतलब आप कूद भी नहीं सकते हैं 3 मंजिला से। खिड़की नहीं है उस रूम में, जैसा हॉस्टल छोटा सा बन जाता है पटना में या कहीं भी, छोटा छोटा 4x6 जैसा रूम है मेरे ख्याल से, या 5x6 होगा। उसमें कहीं से निकलने का मतलब मच्छर घुस सकता है, कहीं से जगह बना के, आदमी या कोई जानवर नहीं घुस सकता। उस रूम में गई, सीसीटीवी फुटेज है, टोटल जितने घंटे वो रही, 2 बार निकली है पानी लेने के लिए, जहां बाहर उसका पानी का व्यवस्था था आरओ का, वो ली है और गई है। 6 पत्ते जो उसने खरीदे नींद की गोली, उसमें से 3 पत्ते वहां पाए गए। माना जाता है कि 3 पत्ते नहीं, अब उसमें कितना खाई, कितना ट्रेन में फेंक दी, क्या हुआ, नींद की गोली उसने खा ली। पुलिस का ऑब्जर्वेशन और मेडिकल रिपोर्ट यही भी है, ओवरडोज जो होता है नींद की गोलियों का, वो खा लिया। और उसके 1 हफ्ता पहले से उसका मोबाइल में जो सर्च हिस्ट्री है, यही है कि मौत के दवा और पॉइजन कैसे सर्च किया जाता है, क्या हुआ। लड़की सुबह नहीं उठी, जो उसका केयर टेकर थी, नीलम अग्रवाल नाम है, जो चलाती है लीज पर लेकर के, उनकी स्टाफ गई, नीलू शायद उसका नाम है, वो गई तो उसने आवाज दिया। अमूमन उनको लगा कि लड़कियां रात तक पढ़ती हैं, मतलब मामा के लड़के के साथ भी पढ़ रही थी, तो शायद देर से उठेगी, तो उसने बाहर ही जो उसका नाश्ता देना था रख दिया। वो दिख रहा है सीसीटीवी फुटेज में।
फिर आवाज दिया, नहीं उठी, बाहर रख दिया। लेकिन वो दोपहर में जो फिर उनका लंच देने का समय है, दोपहर में भी जब गई तो देखी कि सुबह का नाश्ता रखा हुआ है और अभी तक ये उठा नहीं। तब उसने खटखटाया और अगल बगल में जो अन्य रूम में लड़कियां हैं शंभू गर्ल्स हॉस्टल में, सबको इकट्ठा किया। वो फुटेज है मार्केट में, पब्लिक डोमेन में, पुलिस ने जारी किया है। और सारा लोग किसी तरह से मेहनत किया, उसका जो स्टाफ को बुलाया गया, दरवाजे को तोड़ा गया, लड़का को ले करके ले गए वहां। एक सहजानंद जो आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं, समझिए बड़े हॉस्पिटल, बड़े डॉक्टर होंगे, संजोग से सब कड़ी जुड़ते जा रहा है, वो भी लड़की के ही स्वजातीय है। डॉक्टर सहजानंद बड़े नाम है, आईएमए के अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका बगल में हॉस्पिटल था सहज सर्जरी, तो वहां ले गया लोग। लेकिन सहजानंद जी ने चालाकी की, होशियारी की, उन पर दबाव पड़ा तो वो बताएंगे बड़ा हुआ। उन्होंने उस लड़की का इलाज नहीं किया, कंप्लीट नहीं किया, एडमिट ही नहीं किया, कोई दवा नहीं दी। या तो प्राथमिक रूप से देखकर समझ गए होंगे कि मतलब नहीं वो करना है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि परिवार को बुलाइए या और यहां से ले जाइए। लड़की 4-5 घंटे तक लगभग वो बाहर ही बरामदे में पड़ी रही। उन्होंने बेड तक उपलब्ध नहीं कराया, जबकि करा देना चाहिए बीइंग ह्यूमन, वो नहीं कराया। और लड़की के जब ये लड़की बेहोश हुई, दरवाजा तोड़ने के पहले ही हॉस्टल संचालिका ने फोन किया लड़की की माँ को। नहीं भैया ऐसा सर उसमें मैंने सुना है कि उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि ये मेडिको लीगल केस है, जब तक आप पुलिस को सूचित नहीं करेंगे मैं नहीं कर सकता। नहीं, उन्होंने एमएलसी के लिए इंसिस्ट किया। नहीं, डॉक्टर आगे मैं जोड़ रहा हूं उसको। नहीं, दूसरे डॉक्टर, आप सही सूचना है, लेकिन वो दूसरे डॉक्टर है जिसमें फंसाए जा रहे थे। सहजानंद जी ने उनका पोजीशन देखा, या उन्होंने कहा होगा कि माँ बाप नहीं है, तो मैं, जो उनके दिमाग में आया होगा, बड़े डॉक्टर है, उनके पास कोई मीडिया वाला गया भी नहीं। तो फिर लड़की के माँ को तुरंत हॉस्पिटल ने सर्च इन्फॉर्म किया, और वहां से 1 घंटे का रास्ता है, किसी भी साधन से आएंगे, ट्रेन से तो 40 मिनट, लेकिन किसी भी साधन से आएंगे। लड़की के माँ बाप नहीं आए, 5-6 घंटा तक वहां रहा। फिर डॉक्टर साहब ने जबरदस्ती किया कि यहाँ से ले जाओ। हो सकता है पोजीशन देखकर उन्होंने किया हो, या एक प्रभाव इस पर पड़ा था इस मामले में दूसरे हॉस्पिटल पर कि आप पुलिस को सूचना न दीजिए, दूसरे पर पड़ा था, जो आप कह रहे हैं सही बात है। लेकिन वहां नहीं आए माँ बाप। वहां से जो हॉस्टल के स्टाफ जो होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है, वहां एक बड़ा हॉस्पिटल है, यही प्रभात मेमोरियल, जिसको बुनियाद में मैंने आपको बताया था। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लड़की को लेकर वो लोग गए। उसके 10-5 मिनट के बाद परिवार वाले आ गए। सब कुछ स्मूथली चल रहा था। डॉक्टर बड़ी मेरिटोरियस है, इत्तेफाक से मेरे जिले के ही है डॉक्टर। मेरा कोई उनसे जान पहचान नहीं था, इस केस में जान पहचान हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि पहले से है, मैं इसलिए उनका पक्ष रख रहा हूँ। उसके बाद डॉक्टर सतीश के हॉस्पिटल प्रभात मेमोरियल गए, इलाज शुरू हुआ। उनको आज भी इस बात का मलाल है कि अगर हमारे यहाँ से लो हटाया नहीं रहता, तब तक हम बचा सकते थे लड़की को। इलाज शुरू हुआ, लेकिन उस डॉक्टर ने कहा कि इस लड़की के माँ बाप ने कहा कि आप, चूंकि इनको प्राथमिक यही लगा दादा कि ये जो मेरे भाई के साथ पढ़ाई लिखाई कर रही थी और इसके चलते परिवार में विवाद था, तो प्राथमिक आप बीइंग ह्यूमन सोच सकते हैं कि उनको यही लगा होगा कि कोई बात अगर है। और चूंकि डायरी, एक लड़की डायरी भी अमूमन लिखती थी, डायरी अपने डिप्रेशन का और अपने जीवन शैली का डायरी भी लिखती थी। उसमें ये सब बातें लिख रही थी कि हमारा मन नहीं लग रहा है, पढ़ना नहीं चाहती हूँ, जो भी था। उन लोगों ने कहा कि नहीं, आप पुलिस को इन्फॉर्म मत करिए। बट उस डॉक्टर का सौभाग्य है, जो भी पढ़ाई लिखाई यही है, उसने कहा कि नहीं, जिस स्थिति में है, हम लोग का रूल है, हम लोग को एमएलसी शायद कहते हैं, मेडिको लीगल, आप जानते होंगे, सर्टिफिकेट कोई जो भी होगा हम इशू करेंगे और हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इलाज तभी होगा जब मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। उन्होंने इन्फॉर्म किया। एक रोशनी करके इंस्पेक्टर आई, जो नियरेस्ट उनका थाना था। इलाज शुरू हो गया। 2 दिन तक वो इंस्पेक्टर आती रही कि भाई कोई मामला है तो बताइए, क्योंकि मामला तो घरेलू था ये। तीलो बोला कि नहीं ठीक है। नीलो डॉक्टर पर दबाव बना रहा था कि पुलिस वाली बात खत्म, आप गलत किए हैं। फिर तीसरे दिन अचानक लड़की होश में आई। तो होश में होने के बाद शायद हॉस्पिटल का प्रथम कर्तव्य यही होता है कि आप परिवार परिजनों को बुलाते हैं कि लड़की होश में आ गई है। डॉक्टर ने मुझे जो बताया, तो तुरंत उसने माँ को बुलाया, लेकिन बताया कि हो सकता है किस सेंटीमेंट में गई, वो माँ को देखकर बोल नहीं पा रही थी। हालांकि वो कह रहे थे उसका बचने का संभावना लेस देन 10% ही था प्रथम दिन से। उन्होंने, मैंने बता दिया था परिवार वालों को, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता हो गया था। तो उसके बाद वो बता रहे थे उसका बीपी वगैरह मशीन जो लगा हुआ था आईसीयू में, सब इतना फ्लक्चुएट करने लगा कि हमने कहा कि नहीं अब जाइए, फिर थोड़ा और ठीक होंगी तब बोलेंगे। उनको बाहर कर दिया गया। इसके बाद अचानक हुआ क्या, देखिए डील में मामला जो मैं कह रहा था पहलवान जी से, डील कैसे होता है। हॉस्टल संचालिका का भी जो धंधा है या स्कूल का, अगर कोई लड़की उसके यहाँ लड़का रहता है, कोई घटना हो जाती है तो बदनामी होता है और प्रभावित होता है। हॉस्टल संचालिका आई उस हॉस्पिटल में देखने इस लड़की को। उसने डॉक्टर से बात की और उसने कहा कि देखिए
डॉक्टर ने बताया कि इसके बचने का चांस लेस देन 10% है। हॉस्टल संचालिका को जो पेमेंट भी बड़ा सस्पिशियस है, खैर उस पर छोड़ देते हैं अभी। उसके बाद डॉक्टर वो हॉस्टल संचालिका ने जाकर बात की लड़की की मां से, और उसने कहा, जो इसने एडमिट भी किया है, कि भाई देखिए मैं जो भी मदद होगा आपकी करूंगी। अब इनको लगा कि लो, अब तो मामा के लड़का, भाई को क्या चिंता करना है, तो दूसरा मुर्गा फंस गया। उसने कहा कि मैं आपको कंपनसेशन भी, कुछ लड़की अगर नहीं हो तो मैं आपको मदद करूंगी, हमारे यहाँ लड़की इतने दिन से रह रही थी, इतने सालों से। अब इनको लगा कि एक हमको आदमी मिल गया जो 10-5 लाख रुपया दे सकता है। अब पुलिस केस से दूर करते हैं इस मामले को। इन लोगों ने, लड़की की बचने की संभावना कम थी, डॉक्टर सतीश, उतने बड़े डॉक्टर को जाकर चेंबर में मारा, पीटा। इसका सीसीटीवी फुटेज है। कहा कि नहीं, अब तुम हमको यहां से हटाओ, हम लड़की को ले जाएंगे। अब इनको था कि ये जल्दी से दुनिया से चली जाए, कि हमको 10 लाख रुपया मिल जाए। 10 लाख तथा कथित मार्केट में जो चर्चा है, 10 लाख में इन लोगों का डील हो गया। उसने कहा कि मैं अब मामला समझ गया। उसके साथ इन लोगों ने पिटाई की, इनके लोग आ गए, परिवार वालों के, परिजनों के, और उन्होंने कहा कि पुलिस की उपस्थिति में ही मैं जाने दूंगा, चूंकि आईसीयू में ले जाना है। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस आई। पुलिस की उपस्थिति में वहां से ये लोग मेदांता ले गया। मेदांता वहां बड़ा हॉस्पिटल है, चूंकि पैसा देने वाला दूसरा हो गया, आप समझ गए ना, तो सबसे महंगे हॉस्पिटल में ले चलो, अब जो पैसा लगेगा अब तो दूसरा हो गया। वहां से ये लोग आए, लेकिन एक और कानूनी राय जिससे बच गए डॉक्टर सतीश, उन्होंने एक और कानूनी समझदारी दिखाई। उन्होंने ये दिखाई कि जो कपड़ा था, शायद एमएलसी में कुछ रूल है, वो लोग पढ़े लिखे होंगे, कि कपड़ा कोई इस तरह का पेशेंट आता है तो उसको बड़े सुरक्षित रखना है और परिवार को हैंडओवर कर देना है, या पुलिस को हैंडओवर कर देना है। डॉक्टर सतीश ने वीडियोग्राफी कराकर 9 कपड़े, 7 या 9 कपड़े इन्होंने परिजनों को दिए। ये काम किया कि उसका सीसीटीवी तो चल ही रहा था, उसने वीडियोग्राफी भी कराई, मोबाइल का जमाना, चले गए। उसके दूसरे दिन मेदांता में उस लड़की का देहांत हो गया। कानूनी रूप से गलत डॉक्टर सहजानंद भी थे। एक तो एज ए डॉक्टर उनको इलाज करना चाहिए था, और दूसरा कानून का मदद उनको प्रथम सूचना देना चाहिए था। ये दोनों काम उन्होंने नहीं किया। मौत मेदांता में हुई, वहां कोई बवाल नहीं। अब देखिए, इसके बाद कहानी शुरू होती है। इसके बाद 27 घंटे तक आप कह रहे थे ना, और जो ये टीम लगी हुई थी, तीनों खरबपति हैं। जो 3 डॉक्टर शुरू से इस हॉस्पिटल को टेक ओवर करने का प्रयास कर रहे थे, मैं तीनों का नाम जानता हूं, किसी प्लेटफॉर्म पर जरूरत हो मैं बता दूंगा, तीनों खरबपति हैं। तब तक उनको खबर मिली, वो इसी प्रभात हॉस्पिटल में, मैं इशारों में नाम रख दे रहा हूं, एक उन्हीं के समाज का, सामाजिक लड़ाई है, राजू बन गया जेंटलमैन, एक डॉक्टर था इसी प्रभात हॉस्पिटल में। वो फरार है 8 तारीख से, उस पर किसी को क्लेम नहीं है। इसी लड़की के और उस षड्यंत्रकारियों के समाज से था, वो जातीय लड़ाई है, वो था। वो अगले दिन से फरार हो गया। उसने सूचना दे दी इन तीनों लोगों को कि एक मामला ऐसा हो गया है, इसमें फंस सकते हैं, आप लोग दिमाग लगाइए, और हॉस्पिटल टेक ओवर हो जाएगा। इन लोगों की लड़ाई यही थी कि इतना तैयारी कर दो कि 2 घंटा में गिरफ्तार होंगे डॉक्टर साहब, और मजबूर हो जाएंगे, हॉस्पिटल हम लोग का हो जाएगा, जो सपना लंबे समय से है। लड़की के पोस्टमार्टम के पहले इतनी तैयारी की गई कि 27 घंटा तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 27 घंटा पर पटना के सबसे बड़े हॉस्पिटल में जो रूल है पुलिस का, पीएमसीएच ले जाया गया और वहां पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में जो सीन है, जो वीडियोग्राफी करके पोस्टमार्टम हुआ, उसमें पहली बार दादा पीएमसीएच के हेड हटाया गया, और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के हटाने जाएगा बराबर होता है घटना इसी घटना में। और पीएमसीएच के इतिहास में 7 डॉक्टर ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डिफेंड किया हेड को। लेकिन हुआ क्या कि पोस्टमार्टम में जो कुछ हुआ है, फाइंडिंग में उसको बदल दिया गया, थोड़ा सा, एक लाइन, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बदला गया। फाइंडिंग में कहीं कुछ ना उस हॉस्पिटल में रेप की बात थी, ना इनका कोई चार्ज था, ना मेदांता में था, और ना पीएमसीएच में था। एक अलग पेन से एक लाइन लिख दिया गया, वो अंग्रेजी में शब्द है, मैं थोड़ा सा कम अंग्रेजी जानता हूं, कि मे बी, मैंने रेप की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, अलग पेन से, इसी आधार पर हटाया गया सुपरिटेंडेंट। और उसके बाद भी सब कुछ ठीक रहा था। इनका तो एक डील हो गया था। ये लोग गुलबी घाट है पटना में, जहां अंतिम संस्कार के लिए चयनित जगह है गंगा जी के किनारे, वहां लेकर जा रहे थे। तब तक जो फुल तैयारी थी 27, 28, 30 घंटों में हुई थी, वो दिल्ली वाली, कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बार बार नाम रखना इस कन्याओं का ठीक नहीं रहता है। वो जहाज से जो आई, जो कुलदीप सिंह सेंगर वाले में भी नौटंकी कर रही थी, भयाना जी, एक अनारकली है, हाँ भयाना क्या बोले परवान, उनको क्या कहा जाए, क्या शब्द उनके लिए ठीक रहेगा। उनसे संपर्क किया गया, चूंकि धरना स्पेशलिस्ट है वो, खास करके हम लोग भोजपुरी रोशनी के साथ। बंटी भाई, इसके लिए बाबा जी ने नाम दिया है आंदोलन जीवी। आपका ऑडियो, जी हाँ, आंदोलन जीवी, हाँ, आंदोलन जीवी, धरना जीवी, जो भी है, खास करके इस सब के मामलों में।
और इसके बाद एक और महिला तैयार हुई हमारे बिहार में, वो मुखिया जी जिनकी चर्चा आप जानते होंगे, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, उनके बेटे, जिनकी बेटी कलेक्टर बन रही थी, इंदु भूषण सिंह की देह मित्र है, मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई साबित कर दे। उनके इसकी भी लड़ाई है कि बेटिया कह रही थी कि हम आईएएस, दो औरत कह रही है कि हम मुखिया जी की बहू, हम मुखिया जी की बहू। एक है, उनका नाम मैं ले रहा हूं, नाम है उनका रूबी राय, और एक वहां संस्था चलाते हैं उसी समाज का, प्रवीण शर्मा, जो भी जेल गए हैं हाल में 3-4 दिन पहले ही, बच्चियों का इज्जत बचाने के चक्कर में, बचाने या बिगाड़ने जो कह लीजिए। और पटना में एक बैठकी होती है हमारे गांधी मैदान में, साप्ताहिक जातीय बैठकी होती है। वहां तय होता है कि इस समाज के उत्थान के लिए या समाज के मजबूती के लिए क्या करना है। सिर्फ उसी समाज के, समाज से लड़की थी, और गुलबी घाट से समझिए शाम का, रात का दिन समय, शाम तो छोड़ दीजिए, अचानक उस लड़की के परिवार को कहा गया कि 100 को आप लोग दफनाइए मत, और एक अदृश्य फोन उनको गया जिसको आज तक उस लोगों ने बताया नहीं है कि कौन, हालांकि पुलिस के रिकॉर्ड में तो है, मोबाइल का सीडीआर है। और वहां से कारगिल चौक है हमारे गांधी मैदान में, वो लोग वापस आ गए, बोले कि नहीं रेप हुआ है, और धरना प्रदर्शन 250-300 लोग पहुंच गए, सोच लीजिए, धरना देने की, नहीं रेप हुआ है। और एक धरना प्रदर्शन का पप्पू यादव, एक सेक्सोलॉजिस्ट नेता है, उनको बड़ा पकड़ है इस पर हमारे यहाँ बिहार में, इस मामले। आज अच्छा, कल हम लोग बात कर रहे थे, आज पहुंच गए थे सहारनपुर, हम भी कल 2 दिन से चिंता में थे दादा कि इतना उनका प्यारा विषय वो अभी तक है कहां, कल आज पहुंच गए थे, खबर मिली है मुझे। और पप्पू यादव ने मोर्चा संभाला, और पप्पू यादव की हो गई वो बेटी, वो लड़की होनहार छात्रा, और कई 100 लोगों की हो गई मोर्चा। और एक फेसबुक पर पोस्ट किया, मुझे घोर आपत्ति है, मैं अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्तर के भी उस लड़की और षड्यंत्रकारियों के समाज के ही पत्रकार, राष्ट्रीय स्तर के टीवी जगत के भी, आधे घंटे में एक पोस्ट जारी किया, एक ही पोस्ट एक जगह से सर्कुलेट हुआ, और बिंदुवार बनाते हुए करीब करीब 50 लोगों ने, उस समाज में थोड़ा सा है भी पत्रकारों का अधिक होने का चांस और संख्या, 50 लोगों ने एक ही पोस्ट किया, जहानाबाद की बेटी को न्याय दो। उस समय तक वो जहानाबाद की बेटी थी, और षड्यंत्रकारी वहां पहुंचने लगे, पिपली लाइव वो भी बन गया, धरना प्रदर्शन उसके बाद का तो तमाम आपने देखा होगा। इसमें जो शामिल हुए रूबी राय, भयानक पप्पू यादव के अलावा एक अमिताभ दास, यहाँ मेंटल केस रिटायर्ड जबरिया भगाया हुआ आईपीएस है, उसने इन लोगों से भी ज्यादा सोचा कि ये तो हमारा विषय है, पप्पू यादव से ज्यादा हम टेक ओवर करें इस मामले को। तो उसने टेक लिया कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत, आपने सुना होगा, आप तक वीडियो गई होगी यह सूचना, ही इस लड़के के रेपिस्ट है, उनका डीएनए चेक कराया जाए। सोच लीजिए बिहार में कैसे कैसे भांग खा के रहते हैं, चूंकि ड्राई स्टेट है, लिक्विड तो मिल नहीं रहा है लोग। उसने कहा कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत का उसने ही रेप किया है, और मैं मेरा कोई जान पहचान नहीं, मेरी जाति से नहीं, मनीष रंजन नाम का व्यक्ति, जिसका वो बिल्डिंग था, हॉस्टल नहीं चलाता था, वो था भी नहीं उस घटना के दिन, उसको निर्दोष होते हुए इस मीडिया ट्रायल का बना के जेल भेज दिया गया, आज भी वो जेल में। मामला देखिए, 1 हफ्ते के अंदर पुलिस से सीआईडी को गया, एसआईटी गठित हुई गई। इत्तेफाक देखिए कि एसआईटी के हेड एसपी, एसडीपीओ, थानेदार, और वर्तमान थानेदार और डीजीपी, इस सब लड़की के ही समाज से है। मतलब कोई ये आरोप नहीं लगा सकता कि तब अब स्टेप शुरू हुआ दद्दा माखी की तरह, सब बिक गए हैं, वहां तो जजमेंट बिक गया ना, जो थोड़ा सा एक डिसीजन दिया था कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में। अब यहाँ सीआईडी बिक गई, स्टेट पुलिस बिक गई, एसपी बिक गया, डीएसपी बिक गया, एसडीपीओ बिक गया, डीजीपी बिक गया, अब सीबीआई भी बिक गई। अब इसके अलावा कोई एजेंसी नहीं है। 2 महीना में इतना फास्ट, और मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि गृह मंत्री बिहार सम्राट चौधरी ने, मेरे पास सूचना है, अथक प्रयास किया कि सच सामने आए। अब सच इतना घिनौना था, क्यों घिनौना हुआ ये समझिए। जब 2-3 दिन के बाद ये प्लांट किया गया और एक सूत्री कार्यक्रम हुआ कि प्रभात हॉस्पिटल जलाओ, जो पहले हॉस्पिटल में गई जिसने इलाज किया उसके खिलाफ एक बयान नहीं, एक आंदोलन नहीं, और जहां मरी उसके खिलाफ एक आंदोलन नहीं, जिसने होश में लाया उस डॉक्टर प्रभात हॉस्पिटल जलाओ, डॉक्टर सतीश पप्पू यादव लेकर बैठ गए रोज उस पर, ये हत्यारा है, रेपिस्ट है, ये है वो है। उसके बाद धर्मों में जो होता है, आप उसके ज्यादा हम समय जाया नहीं करेंगे। ये सब कुछ शुरू हुआ और अनवरत चला, जहानाबाद से लेकर पटना तक, जितना हो सकता था नीचता के हद तक। और इसमें मीडिया बढ़िया से शामिल हो गई। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा, जो षड्यंत्रकारी लड़की और प्रशासनिक अधिकारी जिस समाज से हैं, वही पत्रकार उसी समाज से आने वाले, सिर्फ जो इसके मालिकाना हक था जो उसी समाज के आदमी के पास। उसमें एक स्वराज पोस्ट करके है, जिसको गिद्धराज पोस्ट हम लोग कहते हैं बिहार में,
और उसके बाद इन लोगों ने सुपारी ले लिया सिर्फ डॉक्टर सतीश के पास। मेरा आज भी क्लेम है एज ए सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सतीश का यही दोष है कि उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और दूसरा दोष है कि वो भूमिहार का हॉस्पिटल राजपूत होकर क्यों चला रहा है। वो जिंदा है यही काफी। उसके बाद अनवरत ये किए गए, और महमूद प्राचा टाइप के वकील भी उसी बैठकी में तय हुआ, गांधी मैदान वाली जातीय बैठकी में, उसी में वकील साहब ने कहा कि मैं फ्री में लड़ूंगा, ये हॉस्पिटल हड़प कर हम लोग रखेंगे। एक वकील आ गए और उसके बाद ये केस ट्रायल चल रहा है। अब देखिए परिवार का जो आप हॉली काऊ वाला कहते थे, उस पर तो बहुत कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ मैंने 2-4 बिंदु हैं, क्योंकि समय भी 1 घंटा हो गया है, हमको भी ख्याल है, फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे। इस परिवार की शराफत देखिए। इस लड़की के मेरे पास जानकारी है डिटेल्स के साथ। ये जो तथाकथित काफी गरीब होनहार, ये जानकारी शायद आपको भी होगी दादा, इसके पास सिर्फ 2025 में सैकड़ों सोर्सेज से होनहार छात्रा जो सिर्फ एग्जाम नहीं देती थी नीट का, पढ़ाई का कोई काम नहीं करती थी, अपने कोचिंग नहीं जाती थी, लेकिन स्व अध्ययन इतना बढ़िया था इसका, सैकड़ों सोर्सेज से हम लोग कल्पना से अधिक रुपया इसके अकाउंट में आते रहे हैं। मैं 1 साल की ही बात कर रहा हूं, 2025 की, समझ रहे हैं ना। मैं कल्पना से बड़ा, जितना में उसका घरवा है, घरवा और जो बना उससे भी मैं बोल देता हूं, आप नहीं बोल पा रहे हैं, मैं बोल देता हूं। और ये सीबीआई जांच में आया है। और सुनिए, कोई भी जांच एजेंसी ऐसे ही नहीं बोल देगी। बैंक में यदि यूपीआई से रुपया आ रहा है किसी के खाते में, तो कौन भेजा ये भी ट्रेस हो जाएगा, बल्कि सीबीआई ने कर लिया होगा, कर लिया है। अब दूसरी जानकारी देख लीजिए। जब पुलिस और ने कहा, मैं दर्शकों के लिए बता दूं, सुनिए, वह रुपया शायद एक सूटकेस में आएगा, इतना पैसा होगा। हाँ, अरे परिवार की समृद्धि ठीक कर रही थी, परिवार माली हालत गरीब भी था, बेचारी इकलौती। वह लड़की नीट की तैयारी करते करते एक सूटकेस, बड़का नहीं, छोटा सूटकेस भर रुपया नीट की तैयारी में कमाई थी। फिजिक्स वाला इतना नहीं कमाएगा। बढ़िया थी होनहार लड़की, मानना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद उसका होनहारी, उसका तो छोड़िए, उसकी माँ का होनहारी देखिए। पुलिस ने जब एफआईआर हुआ तो इस लड़की के पिता ने कहा, मैं दर्शकों को बता दूं, ये सीबीआई, बिल्कुल, हाँ, सीबीआई और एसआईटी दोनों का संज्ञान में है। अब उसके बाद देखिए, पहले सीआईडी एसआईटी, उसके बाद ये परिवार कोर्ट में चला गया, चूंकि मुफ्त में वकील मिल गए इन धरनाजीवियों के सहयोग से, षड्यंत्रकारी घर पर कोर्ट में कहा कि सीबीआई जांच न हो। सुन लीजिए, आज तक आप यही सुनते रहे हैं ना, हाई कोर्ट चला गया ये परिवार कि सीबीआई जांच न हो। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण बाबू ने मांग अच्छी की है कि इस देश में जांच कराने के 4 ही तरीके हैं, स्टेट पुलिस, सीआईडी, एसआईटी और ये। इसके बाद क्या संविधान में कोई प्रावधान है कि परिवार से ही जांच करवा लिया जाए? उनका ऑफिशियल बयान है सांसद जी का, उन्हीं के जाति से है, उन्हीं के समाज से। अब इसके बाद की कहानी और रोचक है, थोड़ा सा 2-3 मिनट में खत्म कर देता हूं, समय हो गया। आप सुन लीजिए। जब पुलिस ने कहा कि कपड़े कहाँ हैं, 1 मिनट, बंटी भैया, समय की कोई कमी नहीं है। हम लोग किसी का नौकरी करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। 1 घंटा आप और बोलिए। हाँ, पुलिस ने कहा कि लड़की के कपड़े कहाँ हैं। अमूमन पहले कपड़े ही मांगे जाते हैं मेडिकल चेक करने के लिए इन सब के मामले में, मौत के बाद। मैं जो कह रहा हूं बात मौखिक नहीं है, रिटेन में परिवार वालों ने लिख कर दिया, और सैकड़ों यूट्यूबर्स के वीडियो पर मतलब माइक के आगे बयान दिया कि हमको डॉक्टर ने कपड़े नहीं दिए और कपड़े डॉक्टर ने जला दिए। नोट करिए, मैंने दिमाग में सोच लीजिएगा इसको। मैं दोबारा कह रहा हूं, रिटेन में पुलिस वालों को बताया, उसका कॉपी है मेरे पास, लड़की के माता पिता ने, कि पुलिस डॉक्टर ने हमको कपड़ा नहीं दिया, उसको जला दिया, फेंक दिया। जब हमने पूछा कपड़ा कहाँ, फेंक दिया। और डॉक्टर साहब के पास एजेंसी पहुंची, डॉक्टर साहब ने अपने मोबाइल से वीडियो दिया, सीसीटीवी दिखाया, गिन कर बताया कि कपड़े हमने ये दिए। अब समझिए पाप कैसे गड़ा बढ़ता है। तब जब ये वीडियो दिखाया गया उस परिवार को, तब दे दिया। इस पर किसी यूट्यूबर्स का ये सवाल नहीं है उस परिवार से कि आपने कपड़ा देने से इनकार क्यों किया। तब कपड़ा दे दिया, तब परिवार ने कपड़ा, अच्छा दे दिया। हाँ, आप सुन लीजिए। होनहार नीट छात्रा का कपड़ा क्यों छुपा रहा था परिवार? हाँ, इसके बाद दूसरा सुन लीजिए। मोबाइल मांगेगी, कोई भी एजेंसी मांगती है, एसआईटी ने भी मांगा और सीबीआई ने भी मांगा कि मोबाइल लड़की के भाई के, लड़की के पिता के।
मोबाइल आप दे दीजिए। अब आप सुन लीजिए, इससे भी बड़ी बात, तीनों के मोबाइल एक ही साथ टूट गए। जवाब जो उनका था जी, टूटा किसी का नहीं था। इन्होंने जवाब दिया कि मोबाइल टूट गया है। चूंकि एसआईटी में मैंने बताया ना, ये डीजीपी साहब के पंचायती के चलते मामला बिगड़ा। सामाजिक रूप में पुलिस कहीं गलती भी करती है, मैं स्वीकार करता हूं। चूंकि डीजीपी साहब उसी समाज से, तो उन पर सामाजिक दबाव था। चूंकि इसकी कहानी जो सच्चाई इतनी घृणित थी, अभी मैं उस पर भी आऊंगा कि स्पर्म का किसका किसका लिया गया, बहुत ही घृणित थी। तो उन्होंने पंचायती करने की कोशिश की, परिवार को बुलाकर अपने चेंबर में पटना, कि भैया जो भी है तुम लोग सच्चाई जानते ही हो, तो काहे लिए लफड़ा बढ़ा रहे, इसमें समाज की इज्जत जाएगी तो जाती है होने के चलते। ये नहीं करना चाहिए था डीजीपी साहब को, मेरे ख्याल से उनको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए था। और वहीं से निकल के उसने गाली दिया उसी डीजीपी को, उसी सीबीआई को, मां की गाली पर भेज दूंगा वीडियो आपको, और सम्राट चौधरी को। खैर, तब उस तीनों का मोबाइल एक ही साथ टूट गया। एसआईटी उस पर चुप लगाए रही, क्योंकि एसआईटी को सब सच जानकारी हो ही गई थी। लेकिन जब सीबीआई आई तो पहले के जितने अधिकारी थे सब थे स्वजातीय। तो सीबीआई के अधिकारी, चर्चित अधिकारी आए हैं पाल जी। अब ये सब कहने लगा कि सीबीआई के पाल जी आकर हम लोग का खाल, हम ही लोग का खाल उधार रहे हैं। सीबीआई ने जांच जब ढंग से अपना शुरू किया, तो ये ऑफिशियल बयान लड़की के भाई का है, लोग जांच की मांग करता है सीबीआई का, कि अब सीबीआई आएगी तो उसको हम घर में घुसने नहीं देंगे। जो मैं बात कर रहा हूँ ऑफिशियल बयान है। मतलब सीबीआई हम लोग को तंग करे, तंग क्या कर रही है, मोबाइल मांग रही है, यही तंग कर रही है कि मोबाइल तुम दे दो भैया अपना। तब सीबीआई ने कहा कि अब तो मोबाइल तुमको देना पड़ेगा तीनों को। अब सुन लीजिए, इसने बताया 2 जगह, वहां एक मखदुमपुर, एगो सरूफाबाद या कोई जगह है। बाप ने बताया कि वहां मैकेनिक को दिए हैं, भाई ने बताया कि वहां दिए हैं, अलग अलग। चूंकि झूठ बोलने का तो गजब का उस परिवार का प्रैक्टिस है। सीबीआई दोनों मैकेनिक की जगह गई, ये रिकॉर्ड की बात करें, गाड़ियों के काफिले के साथ गई, मीडिया की निगरानी में गई, पता चला वहां मोबाइल नहीं दिया गया है। तब फिर सीबीआई ने अपना जो भी किया होगा व्यवस्था की बता दो रियल में। तब इसने अपन जहां मोबाइल रखा था एक अपने दोस्त के पास, वो भी आपराधिक चरित्र का आदमी है, लड़की के भाई ने, उसका नाम है छोटू। तो छोटू को कहा कि भाई मोबाइल तुम दे दो। अब वो समझा कि सीबीआई आ रही है, हमारे पास मोबाइल रिकवर होगा, यहाँ पुलिस का लैप्स है, पुलिस को उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए था, भले जो भी समाज में होता। तो छोटू को कहा, छोटू को समझा कि हम भी पकड़े जाएंगे, हम ये साक्ष्य रखे हैं। छोटू ने एक अनजान पान के दुकान पर ले जाके रख दिया, बोला कि 10 मिनट में कोई आएगा तो दे देना। वो बोल रहा है पान का दुकान वाला कि हम भी उसको पहचानते नहीं है। जो मोबाइल, इतना सेंसिटिव मोबाइल, जिसे केस का मामला है, सीबीआई ट्रायल का मामला, तो उस पान के दुकान से जाके मोबाइल सीबीआई ने लाया। इसको किसी ट्रायल वाले, मैंने मीडिया ट्रायल ने नहीं पूछा उस परिवार से कि भाई तुम 2 महीने से मोबाइल देने में आनाकानी क्यों कर रहे हो, संतोष सिंह को छोड़कर किसी ने नहीं पूछा है, समझ लीजिए। उसके बाद जिन लोगों ने, उसके वीडियो फुटेज है, थोड़ा भी सच बोलने का, पूछने का उस मां से प्रयास किया है, उसको ऑफिशियली उसकी मां ने मां की गाली दी है। लेकिन ये भी यूट्यूबर्स को बुरा नहीं लगा। देखिए, जिन यूट्यूबर्स को मां की गाली दी है, सैकड़ों को उसकी मां ने सार्वजनिक पटना की सड़कों पर खड़ा होकर माइक के सामने, आप ही के माइक के सामने आपकी मां को हम गाली दे रहे हैं, बाहर भी जाए यूट्यूबरी, पहले सच्चाई बताएंगे या जो भी करेंगे। खैर, तब मोबाइल मिला। अब चूंकि पुलिस कह रही है कि पटना लड़की आई ट्रेन से और उसके बाद उसका बेहोशी की हालत में निकली, तब तक कोई उससे मिला नहीं, जुला नहीं, कोई सबका सीसीटीवी फुटेज है। पुलिस जांच करते करते पहुंच गई जिसके साथ ज्यादा पढ़ाई करती थी, मामा के घर, मामा के लड़के से। और मामा के लड़के से मामा का लड़का पकड़ लिया दिल्ली। अब जितने भी इसमें आप कह रहे थे ना पहलवान जी, थोड़ा सा आपका भाव इसमें बदलेगा। आप कह रहे हैं ना कि पुलिस जब हाईलाइटेड मामला हो जाता है तो पुलिस मैंने चाहती है कि ईमानदारी बरते, लेकिन हमारे यहाँ इस मामले में उल्टा हुआ, इसीलिए मामला बढ़ गया। जैसे छपरा के मामले में ठीक हुआ तुरंत, हाँ उसमें एक जरूर है कि हमारे समाज के लोग भी विरोध में आए कि नहीं ये गलत हो रहा है, लड़की नाटक कर रही है। लेकिन जहानाबाद में ऐसा नहीं हुआ, सभी लोग शामिल हो गए उस भेड़िया चाल में, और वहां पुलिस ने थोड़ी गलती की। जो लोग भी दोषी पाए जा रहे थे उनको गिरफ्तार करना चाहिए था, लेकिन पुलिस पंचायती पर आ गई और पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया जो रियल दोषी है, मैं अभी भी कह रहा हूं। और अब क्या हुआ, नहीं होना चाहिए, चूंकि डीजीपी से लेकर थानेदार तक थे, अब तो पाल जी जांच कर रहे हैं और सीबीआई जांच हो गई है, सारी फाइंडिंग आ गई है, उसमें कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन चूंकि दोषी सभी परिजन ही उसमें पाए जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का, सिखाई बुनाई का, झूठ बोलने का। अब सुनिए, और बड़ी बात मैं बता रहा हूं, जो कानूनी, हमको कोई चैलेंज करे, आपके चैनल के माध्यम से आपको भी चैलेंज करे कोई, तो उसका जवाब हम देंगे आपकी तरफ से। इन लोगों ने जो कपड़ा दिया
असली पाप बता रहे हैं, डूब के मर जाना चाहिए। उसमें अंडरगारमेंट्स बदल दिया, परिवार ने ही बदल दिया। और 9 कपड़ा पुलिस ने दिया था, 9 या 7, इन लोगों ने 5 कपड़ा दिया, बाकी कपड़े नहीं दिए और अंडरगारमेंट्स बदल दिया। उसका दुष्परिणाम दूसरा हुआ। इस केस के पूरे मूल में यह है, जब किसी मेडिकल में रेप की बात नहीं हुई थी, नहीं आई, जानते हैं स्पर्म मिलने की बात कहां आई है? अंडरगारमेंट्स पर। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, किसी दिन अगर कोई चैलेंज करे तो मैं आपको एक्सक्लूसिव दिलवा दूंगा, वीडियो और फुटेज दिखा दीजिएगा। इन लोगों ने अपने ही परिवार के सदस्य का, समझे, महिला सदस्य का, जो साइज का अंतर है, लड़की दुबली पतली थी, और दूसरे का अंडरगारमेंट्स दे दिया। क्यों दिया गया? इन लोगों को मालूम नहीं था कि सच का भी एक पैर होता है, लोग इतना आगे तक बढ़ जाएंगे। इनको ये था कि इसमें स्पर्म निकलेगा, बलात्कार की पुष्टि होगी, डॉक्टर सतीश तुरंत जेल में जाएंगे। इसमें किसी दोषी से किसी को मतलब नहीं है। उगाही के नेता पप्पू यादव के टारगेट पर डॉक्टर सतीश, अमिताभ दास के नाम टारगेट पर डॉक्टर सतीश, परिवार के टारगेट पर डॉक्टर सतीश, सबके चूंकि सैकड़ों करोड़ का हॉस्पिटल है, 2.5 करोड़ रुपए महीना तो उसका खर्च है। सिर्फ एसेट हड़पने का एक मात्र अभियान था। और 3 डॉक्टर जो षड्यंत्रकारी हैं, मैं तीनों का नाम जनाब सुन लीजिए। इन लोगों का था कि एक स्पर्म वाला अंडरगारमेंट्स दे देना है, और इन्होंने दिया, और उसी पर स्पर्म पाया गया। और स्पर्म किसका पाया गया ये हमसे मत कहलवाइए। अगर कानूनी रूप से उसको एडमिट कर लिया जाए तो जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी होनी थी उसी में पुलिस हिचकिचा रही आज तक। 1 मिनट, स्पर्म अगर पाया गया, ये तो फॉरेंसिक एविडेंस हो गया। हाँ, हो गया, हो गया। और सीबीआई तो परिवार में सबका डीएनए सैंपल ले लेगी। एसआईटी ले चुकी है, ले लेगी नहीं। अब सुनिए, ऐसा कौन सा आदमी होगा डीएनए के लिए जब एसआईटी नहीं लिया है? क्योंकि जांच इसकी एसआईटी कंप्लीट कर चुकी थी, सीबीआई तो बस टहल रही है। सारा जांच इसका 1 मिनट का लाइन था। हम नहीं बोले रस्सी को सांप बनाने वाला फैशन चल रहा है, बस जांच एसआईटी ही कर चुकी थी। अच्छा, स्पर्म 23 लोगों का स्पर्म लिया गया इसमें, 23 लोगों का। जब जिस तरह से स्पर्म लेने की जब बात आई तो रियल कल्प्रिट को तो मोबाइल के आधार पर ही जान रही थी एजेंसी की कौन है। उन लोगों का जब जब स्पर्म लेने का प्रयास किया गया, इसके लिए भी 1 हफ्ता आंदोलन चला कि स्पर्म घर वालों से, रिश्तेदारों से क्यों मांगा जा रहा है। दादा, आप तो जागरूक और प्रगतिशील आदमी है, मैं आपके सोच को 20 सालों से देख रहा हूं। इस देश में बाप बेटी के साथ रेप नहीं करता है। इस देश में भाई बहन के साथ रेप नहीं करता है, चाहे किसी समाज का हो। इसके भी उदाहरण हैं, सीमित हैं, कम है, वो अलग विषय है। पति पत्नी को नहीं मरवाती है, जेठानी देवरानी को नहीं मरवाती है। अब इन लोग का आंदोलन शुरू हुआ कि अरे मेरे भाई का स्पर्म मांग रहा है, भाई का स्पर्म मांग रहा है, बाप का स्पर्म मांग रहा है। और पुलिस ने लिया, बाप का भी लिया, मां का भी लिया, डीएनए के नाम पर चेक कराने के लिए। चूंकि वो हम आप जान रहे हैं, आज बिहार में लोगों को पता चलेगा कि वो अंडरगारमेंट्स आज तक किसी ने नहीं चला। जानकारी सबको है। मेरी 10 मीडिया घरानों से बात हुई कि भाई तुम लोग चला रहे हो, ठीक है, अपना एजेंडा चलाओ, कुछ सच भी तो चला दो। हम लोग पहले दिन जो बात किए थे छपरा वाले इशू पर, सच सब साक्ष्य की बात करेंगे, हम मानेंगे तब ना। अब सुनिए, पप्पू यादव और इस मीडिया ट्रायल का गवाह पहला कौन हुआ अनऑफिशियल, माने जिनके आधार पर लोग बनाए कि रेप हुआ, हॉस्पिटल नहीं किया, वो जानते हैं कौन? प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की जीडीए पद होता है, आप जानते होंगे, सफाई कर्मी उसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी और हिंदी में, एक्चुअल शब्द है उसका। एक सफाई कर्मी रील बनाते, उसको सेट किया गया और कहा गया कि तुम कहो कि वो लड़की आई थी तो रेप का पोजीशन था, डॉक्टर ने गलत किया। जिस लड़की सफाई कर्मी को आईसीयू में घुसने का इजाजत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं। और देखिए, वो रितु कुमारी नाम है, रील बनाती है, वो घूम घूम कर बड़े बड़े चैनलों पर यहाँ इंटरव्यू दे रही है, पप्पू यादव से बात करके रिकॉर्ड करके पप्पू यादव डाल रहे हैं। उसको इन लोगों ने नर्स बना दिया, समझिए, एक सफाई कर्मी को नर्स बना दिया उसी हॉस्पिटल का। और जो राजू बन गया जेंटलमैन। बात बताइए ना, अगर ऐसा कुछ हुआ था तो कहाँ हुआ था? ये लोग जो ये वितंडावादी जो फैला रहे हैं, कहाँ फैला रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि पटना में हुआ था, और सारी जांच एजेंसी और सारे साक्ष्य कह रहे हैं कि जहानाबाद और जहां जहां तैयारी हमने शहरों में करती थी वहां हुआ था। समझ गए बात? अब पुलिस का टोटल जांच का सेंटर गया और जहानाबाद है। पुलिस ने टोटली जांच, मकान, होटल जांच किया गया जहानाबाद में। क्योंकि लड़की आई और सीधे हॉस्टल गई, उसके बाद उसका
बेहोशी का हालत निकला और सबका फुटेज है। तो ये परिवार कह रहा है कि जहानाबाद तुम क्यों चेक कर रहे हो, जब सारे अभियुक्त जहानाबाद में और गया में हैं, तो चेक क्यों करेंगे, पटना में क्यों चेक करेंगे, जांच करेंगे? ये भी एक लड़ाई यहां चल रही है। दूसरा मैं कह रहा था कि हाँ ये सब चला और उसके बाद कपड़ा आज आपके यहां से जारी हो गया, कपड़ा बदला गया, चूंकि स्पर्म साबित करना था, मामला इतना बढ़ जाएगा उम्मीद नहीं था इन लोगों को। और उसमें से आज भी जो कपड़े नहीं दिए हैं परिवार ने, 4 कपड़े, तो एजेंसी को तो मांगना चाहिए उनसे, या किसी यूट्यूबर्स को पूछना चाहिए जिसको सच की चुल मची हुई है कि भाई तुम क्यों कपड़ा नहीं दे रही हो, बाकी जो कपड़े बचे हैं वो कहां है, या तुमने क्यों इनकार किया, मोबाइल देने से क्यों इनकार किया, झूठ क्यों बोला मोबाइल नहीं है, दवा के मामले में क्यों झूठ बोला कि नहीं दवा हम अपने, पिता ने कहा कि दवा मैं अपने लिए खरीदता हूं, जबकि लड़की खुद खरीद कर ले गई थी, अपने हाथों से अपने से पेमेंट किया था। ये पूरी कहानी है। लेकिन ये विशुद्ध रूप से ये हॉस्पिटल हड़पो अभियान था और इसमें ये होनहार छात्रा एक माध्यम बनी और उसका परिवार अभिनय में मैं आज भी मान रहा हूं कि इनकी तुलना सारण के परिवार टूट जाएगा, 1-2 दिन में देखिएगा पोल खुल जाएगा। मैं जितना समझ पाया हूं अपने स्व विवेक से, उस सारण वाली जो लड़कियां थोड़े दिन टिकेगी, बहनियां है ना, वो टिकेगी 2-3 दिन तक। वो माई कल परसों तक उसका गांव का जो माहौल है हाथ जोड़ेगी यूट्यूबर से, कब तुम लोग मत आओ, क्योंकि उसके पास बहुत कला नहीं है झूठ बोलने की। ये जो है जहानाबाद वाली मामला जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं, नीट छात्रा वाली माँ जो है, ये वो माखी वाली माँ जो है उससे भी हेवी है, उससे भी ट्रेंड है, इसलिए 2-2.5 महीना चल गया। सारण वाला 1 हफ्ता में बंद हो जाएगा, जो मेरा अपना कॉन्शियस कहता है। अब आप बताएं, आपको भी कुछ सवाल की जानकारी नीट पर, आपने भी रिसर्च किया होगा, अगर किसी का कोई सवाल। नहीं, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं जी। बिहार में राजनीति का स्तर जी इतना गिर गया है। मैं अब दरभंगा वाली बात पे आता हूं। दरभंगा में एक व्यक्ति के साथ कुछ काम कराया और मजूरी नहीं दिया, हाँ कम दिया मजूरी। हाँ, मतलब अगर 1000 रुपया बनता था तो 600 या 700 दिया। उसने 10 लड़कों का नाम लिखा दिया अपनी नाबालिग बेटी के साथ, दरभंगा वाला। अभी जो मैंने दिखाया था, आप कहें तो दोबारा दिखा दो। और आप लोगों को उसकी जानकारी नहीं है, क्या जानकारी होगा बताइए। तो ये तो फैशन बन गया। ये बिहार का समाज, देखिए मैं नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, कुछ समाज हैं ऐसे जो इसी की कमाई खाते हैं, हमारे एक बड़े इस सब, हाँ बिल्कुल, लेकिन हमारे एक बड़े नेता हैं, मैं उनका नाम कोट कर दे रहा हूं, हमारे जिनका ये धंधा मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपने फेसबुक को उस समय भी लिखा था जब ये मामला उठा था, एंट्री मारे पप्पू यादव जी, हमने लिखा था कि डॉक्टर्स तो पहले से ही रेंज में थे, अब हॉस्टल भी आ गए। अब देखिए धंधा कैसे है, आप समझिए बिहार के नेताओं को, आप तो जानते हैं, हम भी गए हैं, पश्चिम के जो नेता है या साउथ के, इससे इज्जत से रहते हैं, अधिक कमाई करते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी भिखारी हैं, मैं भी उसी समाज से हूँ, हमारे यहाँ के नेता भी टुच्चे। अब देखिए धंधा पप्पू यादव जी का, पप्पू यादव जी की हॉस्पिटल से, अब किसी भी हॉस्पिटल से मैं चुनौती देता हूं, पटना के, पूर्णिया के, पता कर लीजिएगा, उनका पहले का बंधा धंधा है। इसमें उनको एक गर्ल्स हॉस्टल भी आ गया। गर्ल्स हॉस्टल अभी देश के सबसे अधिक कमाऊ 5 शहरों का व्यवस्था होगा, पटना है, चूंकि कोचिंग का यहाँ बहुत अड्डा है, आप भी जानते होंगे, IIT और मेडिकल का हब बना हुआ है, महाराष्ट्र से लड़के आके बेंगलोर से पढ़ते हैं। वो पट से 4 लड़कों को कॉल सेंटर पर बैठा देते हैं। अब उन्होंने एक विंग बना दिया है, हॉस्पिटल का था उनका, जिस हॉस्पिटल से उनका जो कृपा नहीं पहुंचता है 1 तारीख को, वो 2 तारीख से लगा देते हैं अपने लड़कों को, पता करो इसमें कोई मर रहा है कि नहीं, जल्दी कोई मरे जाके बवाल कर देते, ये आपने सैकड़ों बार देखा हुआ। अब उन्होंने एक विंग बना दिया गर्ल्स हॉस्टल का। हमारे कम से कम 1000 गर्ल्स हॉस्टल होगा, 1000 में कम कर, उससे ज्यादा होगा पटना में। अब उसका एक विंग बना दिया, कॉल सेंटर नंबर जारी कर दिया, लड़के बैठा दिए बेरोजगार वहां 4 गुंडे। हाँ, अब हॉस्टल मालिक को फोन, तुम्हारे यहाँ से कंप्लेन आया था, उधर से कंप्लेन करा लेना। हमारे यहाँ के नेताओं का ये धंधा है। और ये पप्पू यादव जी का बयान आप सुनेंगे तो डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो क्या कहूं नेताओं को, उन्होंने ऑफिशियल बयान दिया है कि पटना की 90% गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बेटियां, बेटी हम कह रहे हैं, वो तो उनकी बेटी नीट वाली होंगी, हमारी बेटी नहीं है, पढ़ने वाली बेटियां और डॉक्टर्स सिंगापुर, दुबई और जर्मनी
वेश्यावृत्ति के लिए जहाज से भेजी जाती है। बताइए संभव है? वहां लड़कियों का अभाव हो गया सिंगापुर में। ये पप्पू यादव का ऑफिशियल बयान है कि हॉस्टल में 90% पढ़ने वाली लड़कियां वेश्यावृत्ति करती हैं। वैसे नेता को हम लोग निर्दलीय सांसद बना देते हैं। अब बोलिए। ये एक रश्मि सिंह जी का ये आया है, मैं जरा बयान। दद्दा आप कुछ ज्यादा काबिल के पोंछ बन रहे हैं, कम से कम हाँ। अपने भगवा चोला जो डाले हैं उसका ख्याल रखोगे। मैं रश्मि आपको सिंह लिख जी कर आप दे जो देता भी हूं। हैं, आप इनको जवाब दे दीजिए। मैं दे रहा हूं, मैं लिख कर दे देता हूं कि ये उसी होनहार छात्रा की स्वजातियां हैं और ये रश्मि सिंह नहीं है, रश्मा सिंह होंगे। दो बात हमारा जो भी है। पूछिए कमेंट में। एक मिनट, नहीं, यही ट्रेंड हो रहा है। इसी को हम लोग झेल रहे हैं बिहार में 2-2.5 महीना से। हमने कहा ना ये ट्रेंड हो गया है कि आरोपी मेरे पक्ष का है तो हम उस जाति के, हमारे जाति का है तो उधर हो जाते हैं, उधर से न्याय चाहिए। अब पीड़ित है तो उधर से जाती है। ये समाज के लिए बुरा है, ये हम लोग नहीं करेंगे। अब कम से कम इस केस में हम लोगों पे जातिवाद का तो आरोप नहीं लगेगा ना। हम भाई ठाकुर बंटी सिंह और बाबा दोनों ठाकुर हैं, पर हम तो अपनी जाति मानक बदल गया ना, बेचारी भावली खाऊ। नहीं, मानक बदल गया दादा। छपरा वाले मामले में आप पर आरोप नहीं लगेगा, लेकिन नीट वाले की जब चर्चा करेंगे आप ठाकुर है आप पर आरोप लगेगा। इसीलिए संतोष सिंह रोज 2-3 लाख गाली पर डे, 2-3 लाख। आपसे तो बात हो गई ना उनकी। संतोष भैया सुन रहे हैं सिर्फ इसीलिए, उनका यही अपराध है कि वो ठाकुर है और ये जो असली बात खोल दिए नीट का, वो 2-3 लाख गाली रोज सुनते हैं। मोदी जी कितना सुनते थे? आधा 1 किलो ना। ये संख्या में सुन रहे हैं। ये रश्मि सिंह जी का फिर जवाब आएगा तो जरूर बताइएगा। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि ये रश्मि नहीं रश्मा है और वो लड़की के होनहार छात्रा के सो जाती है। वैसे और देखिए, वैसे वो होनहार नीट छात्रा किस जाति की थी मुझे पता नहीं है, मुझे बता दीजिए जरा। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ आपको पता नहीं। आप पूछ लेने चाहिए। आप सच के लिए चला रहा है, मुझे मालूम है कि आपको है कि मैं सच सामने रखने का साहस करूं। साहस नहीं, चलाऊं क्योंकि नहीं, साहस भाई करूं। मैं जातिवादी आदमी नहीं हूं। आप मुझे बिल्कुल, जरा बिल्कुल। इस केस में इन्वॉल्व सभी लोगों की जातियां बताइए। होनहार छात्रा किस जाति की है? आप बोलिए, आप क्यों घबरा रहे हैं? हाँ, भूमिहार समाज से। वो भूमिहार है। वो जो डीजीपी डॉक्टर साहब हैं, वो जो डॉक्टर साहब प्रताप, अस्पतालवा ले लिए थे, वो राजपूत है खाली, बस वो ठाकुर हैं। इसीलिए। एक हाँ वो ठाकुर, अच्छा, लेकिन जो मर गए डॉक्टर साहब जिनका ओरिजिनली अस्पताल था, वो भी भूमिहार थे। जी, जहां तो पहले लड़की ठाकुर का इलाज कराने गई वो भी भूमिहार। ठाकुर का अस्पताल भूमिहार, ठाकुर नहीं, भूमिहार का अस्पताल। अस्पताल कैसे ले लिया? हाँ बस अपराध उनका यही है, बस इसके तो भूमिहार लॉबी उस अस्पताल पे वापस कब्जा करना चाहती है। अनवरत लगी हुई है डे टू फर्स्ट। और उसके और लिए मैंने सुना है बना दिया गया इस घटना। मैंने सुना है बहुत बड़ा अस्पताल है। टोटल हाँ, कितने का एसेट 2.5 होगा? बड़ा है, मतलब 2.5 करोड़ रुपए महीने का तो खर्चा है उसका दादा। 2.5 करोड़ रुपए महीने का उसका खर्चा है, अपना स्टाफ तो और 2.5 करोड़ रुपए जिस अस्पताल का खर्चा होता है वो तो 200-300 करोड़ की संपत्ति है। हाँ बिल्कुल, बस यही अपराध है। वो डॉक्टर साहब बताइए, उसका पेशेंट 75 से पेशेंट रहता, तो वो इस मामले के चलते 2 महीना से वहां जाके सब आग लगवा रहे हैं। उसका बंद की पोजीशन में है और लोन लेकर वो 5 लोग मिलकर, ये लोगों को जानकारी नहीं होगा, उसमें डॉक्टर प्रभात की वाइफ भी पार्टनर है। 6 लोग मिलकर उसको चलाते हैं। सोचिए उस हॉस्पिटल का क्या पोजीशन है। जितना आप तो 200-300 करोड़ के सेट है और 2.5 करोड़ रुपए महीना खर्चा है, आमदनी जीरो है। अभी पिछले 2-2.5 महीने से उसको रोज लुकारी लेकर जलाया जाता है बस। हाँ, एक और आप ऐड कर लीजिए थोड़ा, ठीक सा। प्रथम जो लड़की गई इलाज कराने, जिस डॉक्टर की ड्यूटी थी इलाज करना या पुलिस को इन्फॉर्म करना, दोनों ड्यूटी थी करने से, उन्होंने नहीं किया। सहजानंद, हाँ, उनके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं है, एक भी आंदोलन नहीं, एक भी कोई नहीं गया। जहां लड़की का देहांत हुआ मेदांता में, वहां कोई मीडिया नहीं गया, उसके खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है। अब सुनिए और बढ़ा देता हूं मैं। डीजीपी साहब भी उसी लड़की की जाति से हैं, एसएसपी साहब भी उसी लड़की की जाति से हैं, एसपी साहब भी उसी लड़की की जाति से हैं, एसडीपीओ साहब भी उसी लड़की की जाति से हैं और एक इंस्पेक्टर उसी जाति से है। अब बताइए किस पर बिलीव करिए? ये है बात। मैंने जांच कर, जो भी एसआईटी कहा, सुनिए, एसआईटी के जो हेड थे डीआईजी स्तर के अधिकारी, वो भी उसी जाति से थे। चूंकि लक्ष्य इंसाफ पाना नहीं है,
लक्ष्य सच बताना नहीं है, लक्ष्य था हॉस्पिटल कब्जा का भी है ना। जो आदमी फाइनेंस कर, जो जहाज से, बताइए कैसा केस देखे होंगे बिहार में। हम लोगों ने पहली बार देखा कि जहाज से लड़कियां बुलाई गई दिल्ली से धरना पर बैठने के लिए, इसी पटना में आई धरना पर, सड़क पर बैठी, और इसमें सबका प्रयोग हुआ जबरदस्त। लेकिन यूट्यूबर्स और मीडिया ने इतना घिनौना काम किया, मैं आपको बता रहा हूं और चुनौती दे रहा हूं, जिस चैनल ने इसको सबसे अधिक चलाया उसके मालिक भूमिहार है, और संपादक के नहीं मना करने के, संपादक के मना करने के बाद, प्रतिष्ठित संपादक है इस बिहार के, संपादक ने 10 बार मना किया। मैं चुनौती देता हूं कि इस केस को सबसे अधिक चील कौवा की तरह चलाया है। उस चैनल का नाम है स्वराज पोस्ट, और उसका मालिक, उसको विधायक बनने का चुल मचा हुआ है, वो भी भूमिहार समाज से है और इस गैंग में शामिल है। और उसे, उसके सभी पत्रकार जो चला रहे हैं उससे भी हमने बात की, हमने बताया कि ये सच है, ये क्यों नहीं चला रहे हो। उन्होंने वो एजेंडा के तहत चला रहे हैं। और दुख का बात है कि संपादक मना कर रहा है, मना नहीं कर रहा है। संपादक ने कल पोस्ट करके लिख दिया है कि मैं ये चैनल ही छोड़ रहा हूं, क्योंकि संपादक ईमानदार आदमी। और इस केस में जो महमूद पराचा वकील हैं, जो खाली मीडिया को बयान फालतू का दे रहे हैं, अब बताइए कितना सूखा नशा वो आदमी करता है। वो कहता है कि हमने केस किया है डीजीपी पर, एसएसपी पर, ये सुना है आपने कभी? सीआईडी पर, सीबीआई पर, सब पर उसने हवा में केस कर दिया। परसों संपादक महोदय ने, जो बदनाम हो गया चैनल संस्थान मालिक के चलते, मालिक और पत्रकारों का दंश तो आप जानते होंगे, आप तो मीडिया जगत के लोग हैं। मालिकों का प्रभाव जब बढ़ जाता है तो पत्रकारिता कहाँ घुस जाती है, आपको मालूम है। मालिक ने जबरदस्त अन्याय किया तो संपादक ने कल छोड़ दिया चैनल। कल की बात मैं बता रहा हूं, ऑफिशियल पोस्ट लिखा कि मैं इस चैनल में नहीं रहूंगा, और उसका कारण मैं चुनौती, उन्होंने बताया है। उन्होंने 10 बार मना किया अपने नीचे के रिपोर्टर और मालिक को कि आप पाप कर रहे हैं, ये भी पाप है किसी निर्दोष को फंसाना। हाँ, एक चीज और आपको कानूनी रूप से ऐड कर दो, बड़े विद्वान लोग इसमें आएंगे कमेंट में, आपके वीडियो कल खूब चलेगा। इस देश का पहला केस है कि एक आदमी इस केस में जेल में है, उसका अपराध किसी को नहीं पता, इवन सीबीआई एसआईटी को भी नहीं पता है। मनीष रंजन लिख कर सीबीआई एसआईटी ने दिया कि इसके खिलाफ हमारे पास कोई आरोप नहीं, वो जेल में। दादा आप तो कानून की जानकारी रखते हैं, ऐसा मामला आपने सुना है? नहीं, कौन है मनीष रंजन, कौन है? मनीष रंजन जो बिल्डिंग जहां हॉस्पिटल चलता है, जबकि हम लोग के समाज से नहीं है, वो अति पिछड़ा समाज से है, कार समाज। जिस बिल्डिंग में गर्ल्स हॉस्टल चलता है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल, उस बिल्डिंग का ऑनर है, लोग लीज पर नहीं दे देते हैं किराए पर। हाँ जी, यही उसका अपराध है। और सीबीआई ने लिखा है, लिखा नहीं, रिकॉर्ड में उसका वकील ने खड़ा हुआ लिखित दिया कि देयर इज नो एनी एविडेंस अगेंस्ट मनीष रंजन इन दिस केस। ये रिकॉर्ड की बात है। और अब आप बताइए, बंद है? यही मैं कह रहा हूं कि ये गंदे मीडिया ट्रायल से कोर्ट भी प्रभावित होता है और पुलिस भी प्रभावित होती है। ये मेरा अपना टेक है। ये केस आपने आज तक सुना है जिसके खिलाफ एजेंसी कह रही कि हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, परिवार भी नहीं बता पा रहा है कि इसके खिलाफ क्या चार्ज है, और वो जेल में है? ये है अपने सरप्राइजिंग बात कि कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील भी 4 डेट बहस हो गया, जज ने ऑर्डर 20 दिन से रिजर्व करके रखा है, अब मीडिया ट्रायल के चलते या किस कारण से बेल नहीं दे रहा। बेल क्या, उसको तो उसमें डिस्चार्ज होना चाहिए ना। जैसे वो दिल्ली वाले सर जी दोषी होते हुए या जो भी होते हुए डिस्चार्ज हो गए, जिसमें कोई हमारे पास चार्ज ही नहीं, तो किस तो डिस्चार्ज होना चाहिए, जबकि वो हम लोग की जाति का नहीं है। डॉक्टर सतीश तो हमारी जाति के हैं, तो हम पर आरोप लगाएंगे कम से लोग इसमें। लेकिन ये है, तो मेरा नट सेल में कहना था कि हॉस्पिटल हड़पो अभियान था, जो आप कह रहे हैं 200-250 करोड़ का हॉस्पिटल का अभियान था, और विशुद्ध रूप से जातीय गंध देकर इसको बढ़ाया गया। इसमें शामिल हुए पप्पू यादव जैसे नेता, फर्जी धरनाजीवी दिल्ली पटना से, और जो लोग इस आंदोलन को बढ़ा रहे थे, उनका चरित्र है कि जो सबसे अधिक लीड कर रहा था उसको भूमिहार समाज के ही लड़की ने केस करके रेप में जेल भेजवा दिया 3 दिन पहले। अब वो दूसरे की बेटी बना रहा है। रतन कुमार सिंह बता रहे कि रिजेक्ट हो गया बेल। हो सकता है आज हुआ होगा। अभी मेरे सुबह तक तो मेरी जानकारी नहीं हुई थी, नहीं आज तो संडे है, आज कैसे हो रिजेक्ट, लेकिन ऑर्डर नहीं अभी तक तो, हाँ तो हो भी सकता है, मेरी जानकारी, लेकिन मुझे जानकारी हो जाती है। मनीष रंजन देख लीजिए, मनीष रंजन नीट स्टूडेंट केस बेल BAIL
जी। बिग ब्लो टू मनीष रंजन नहीं हुआ। 3 आए। नीट स्टूडेंट डेथ कोड रिजर्व, ये तो 3 दिन पुरानी खबर दिखा रहा है। रिजर्व वाला ही है वो, अद्यतन जानकारी मेरी भी है, रिजर्व वाला रिजेक्ट नहीं हुआ, शाम तक तो नहीं हुआ था, तो ये हो सकता है यूट्यूबर कि चला रहे हैं, मेन मीडिया में कुछ नहीं है, यूट्यूबर ही लोग देश तो चला चला रहे रहे हैं। हैं। देश तो यूट्यूबर ही चला रहे हैं दादा। देख ही रहे हैं। दैनिक भास्कर ने लिखा है, दैनिक भास्कर ने क्या लिखा? वो रिजर्व वाला ही लिखा होगा। नीट छात्रा रेप मौत केस, मनीष रंजन को नहीं मिली बेल, पटना सिविल कोर्ट ने सुनाया फैसला। वकील बोले जजमेंट की कॉपी मिलनी बाकी, पर नेशनल मीडिया ने अभी तक कुछ। मनीष रंजन, हाँ तो वकील साहब ब्रीफ कर दे, वकील साहब महमूद प्रचा के मौसेरे भाई, वो मीडिया को जरूर ब्रीफ करते हैं, अंदर क्या बोलते हैं नहीं जानते हैं। यही मेरा भी क्लेम है, किसी बड़े, आप तो देश भर के लॉयर से संपर्क है आपका, पूछिएगा कि जिस पर जांच एजेंसी है कहे कि देयर इज नो एनी एविडेंस, उसका बेल नहीं हो रहा, जेल में किस आधार पर बंद है, ये किसी को नहीं पता। हाँ एक और पक्ष है दादा इसमें, हम लोग पॉस्को पर ही 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, एक छोटा सा पॉइंट है जी। जब पिताजी ने एफआईआर दिया 3 दिन के पूरे षड्यंत्र कार्य, उनको भी 3 दिन के बाद पता चला कि हमारी बेटी के साथ ये हो रहा है, हुआ है, तो उन्होंने 18 साल उम्र लिखवाई, और फिर मामले को इतना बढ़ा दिया गया माखी की तरह, सर्टिफिकेट भी जो 2 है लड़की का उसमें भी वही है, और फिर कहा गया कि नहीं पॉस्को, और इसमें पॉस्को लगवा दिया गया, जान लीजिए बाद में कोर्ट में लगवाया गया है। तो मीडिया ट्रायल का ये असर कोर्टों पर भी हो रहा है। आपके पास सर्टिफिकेट है, मेडिकल रिपोर्ट है, लेकिन हम चाहें तो पॉस्को करा सकते हैं, जैसा माखी वाली घटना में तो यही ना है दादा। दीपक चौधरी पूछ रहे हैं बाबा जी सारण की घटना पर आपके और आपके पत्रकार, एक तो बंटी भैया पत्रकार नहीं है, ये तो ठाकुर बंटी सिंह है और बाकायदा नेता। हाँ, अजीत भारती ठीक आपकी बात का उल्टा बता रहे हैं। अजीत भारती भैया देखो एजेंडा चला रहे हैं। अजीत भारती को यूजीसी के मुद्दे पे मोदी का विरोध करना है, यूजीसी के मुद्दे पे मैं भी मोदी के विरोध में हूँ। हमने तो प्रदर्शन किया है, सब लोग हैं जाने की तैयारी, समझदार लोग, पर हम मोदी के ना अंधभक्त हैं ना अंध विरोधी हैं। हम ना मोदी के अंधभक्त हैं ना अजीत भारती एजेंडा चला रहे हैं, इसलिए मैं उनका क्या एजेंडा है वो जाने, हम लोग सच के साथ हैं। शेर सिंह राणा जी ने कॉल दी थी 4 तारीख को, हम लोग 50-55 गाड़ियां तय की थी, हम लोग पटना से बाई रोड आने वाले थे, ये जो बतिया रहे हैं नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग बाई रोड, उसमें हम नाम बता दें, हम लोग मीटिंग की और बिहार से आने वाले थे जंतर मंतर पर। इतनी चिंता है, इतना विरोध करेंगे यूजीसी का, जब तक ताकत होगी तब तक करेंगे, जितनी ताकत होगी उतना करेंगे, और हम लोग सड़क पर करते हैं, घर में बैठ के नहीं एजेंडा चलाते। चलिए दादा, तो एक स्टोरी से हम लोग आज इसको खत्म कर दें। एक रोचक बात है, मैं आपको सुना देता हूं, थोड़ा सा ठीक भी रहेगा चैनल के लिए भी और हम लोग के लिए। ये कैसे प्लांट होता है, एक हमारे यहाँ की भोजपुरी फील्ड की बहुत मशहूर, माने जिनका जो बुकिंग है लंबे, अब हम लोग बुकिंग रेट कहेंगे तो लोग गुस्सा जा रहा है, बुकिंग बड़े अमाउंट से होता है, लाखों में, हजार में नहीं होता। उन्होंने इसी तरह का धंधा बनाया और 3 लड़कों को ऐसे ही मुकदमे कर करके जेल भेजवा दिया। ये मैं एक ऐसी घटना बता रहा हूं, बढ़िया रहेगा, जेल गए हैं तो चूंकि सब डॉक्यूमेंटेड बात है। 3 लड़कों, जिन जिन लोगों ने उनकी मदद की, जिनके यहाँ रहे, तो जब इनका हाइट बढ़ा तब क्या अंतर पड़ा, वो पहले अपने घर में वो सब इनको रखते थे, तो बड़ी उनकी हैसियत नहीं होगी, इनकी हैसियत अचानक हो गई बड़ी, तो 3 लड़कों को, तीनों को जेल भेजवा दिया, 2 को या 3 को या 4 को, ऐसा हो गया। अब वो सब परेशान हो गए, वो लोग भी गठबंधन कर लिए, और इनका धंधा दूसरा भी था जो होनहार छात्राएं कर रही हैं बड़े बड़े शहरों में, कहीं से कोई फोन किया, होटल बुक किया, बुलाया, चला गया। उन तीनों ने तय किया कि रुको, अब इसका जेल घूम आए थे, और तीनों ने एक चौथे लड़के को सेट किया, और आप ही की नगरी, महादेव की नगरी बनारस में जो इनका फितरत था, फोन किया, एक दूसरे लड़के से सेट किया, क्या इसका तो प्रोफेशन इनको मालूम था, बहुत होनहार है, बड़ा नाम है, तो कहा कि आप आ जाइए होटल में, अपने डील कर लिया। ये पहुंच गई अपने आदत के अनुसार चौथे मुर्गे को फंसाने या जेल भिजवाने, लेकिन वहां वो तैयारी में थे सब, जेल तो घूम आए थे। चारों ने मिलकर बंद कमरे में इनकी पुरकस मरम्मत की, इतनी की कि आंख से नाक तक
नंगा करके किया, पूरा काला कर दिया। उन्होंने हॉस्पिटल में ले जाके फिर हॉस्पिटल में इलाज भी करवाए सब, और सबका वीडियो फुटेज बनवाए, और उन्होंने मुकदमा नहीं किया। दादा सीख ये था कि जितनी अबलाएं हैं और बड़े लोगों पर पॉस्को लगाए, तो उन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि अब वो बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी हस्ती है, और पूरे शरीर का कोई अंग, मेरे पास फोटो वीडियो था, कोई था नहीं जिसको उसमें हमने काला नहीं कर दिया था। तो ये दुनिया में पता नहीं क्या होता है, पॉस्को लगता है बड़े लोगों पर ही, मतलब जो आदमी हो बड़ा हो। और हमारे यहाँ दुख है, कुलदीप सिंह सेंगर की तरह राजवल्लभ यादव पूर्व मंत्री बिहार का जीवन इसी पॉस्को ने खा लिया। इसी तरह के होनहार छात्रा ने ऐसे ही आरोप फर्जी लगाकर 9 साल तक उनको जेल में रखा और उनकी राजनीति खत्म हो गई। तो ये धंधे हैं, इसमें इस पाप में हम शामिल नहीं होना चाहते। हमको बड़ा अच्छा लगता है कि आपका भी व्यू, लंबे समय से मैं आपको वॉच कर रहा हूं, आपका भी व्यू इस पर सत्य के पास रहता है, भेड़िया धसान में आप शामिल नहीं होते। कई मामलों में मैंने पढ़ा है और आपको देखा है, फेसबुक पर भी पढ़ा है, और आपको ईमानदारी और निडरता से बोलते हुए देखा, चाहे नेताजी ब्रजभूषण सिंह वाले में हो, कुलदीप सिंह सेंगर वाले, और भी मामलों में। मैं एक बात बताऊं, जी एक तो मैं आलोचना से नहीं डरता हूं, गालियों से नहीं डरता हूं। जी भाई अगर मैं सच बोल रहा हूं, आपको नहीं पच रहा है, मुझे पता है आप गाली देंगे। आप असल में सच सुनना ही नहीं चाहते, आप वह सुनना चाहते हैं जो आप सोचते हैं। कई लोग मुझसे बोलते हैं ऐसा कैसे बोल रहे हो, सोचते नहीं आपको जिसमें मजा आता है। भले किसी की बेटी कहने के लिए सब बेटी बना रहे हैं, इनको तो मजा आ रहा है उसका इज्जत उछाल के, क्या उस परिवार का इज्जत नहीं उछल रहा है? इसी लड़की जो बयान दे रही है लंबा लंबा, 5 साल के बाद हमारे ही समाज की लड़की है, शादी करने जाएगी, लोग क्या कहेगा कि इसी की बहन को ना 5 पासवान निकाल के खींच के ले गए थे इसके घर पे, इसके घर कौन शादी करेगा? कहेगा कि नहीं? सामाजिक बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप उसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? लेकिन चल रहा है। मजा जिसमें आता है वो हमको सुनना है, सत्य और सोचना नहीं, जिसमें हमको मजा आ रहा है। ये एक आदि जी हैं, वो बोल रहे हैं कि अजीत भारती अपने सवर्णों के साथ है। हाँ अगर अजीत भाई मुद्दा ना उठाते तो यूजीसी का तो पता भी नहीं लगता, भजपिल्ले सब खप जाते, केस लगना शुरू होते तब पता चलता। आदि जी अगर झूठा केस लगा के सवर्ण या कोई भी जाति अगर 5 निर्दोष लड़कों को इतने हीनियस क्राइम में झूठ बोल के फंसाएंगी, जहां फांसी की सजा वाकई हो सकती है, हो सकती थी उसका किस्मत हो सकती थी। जी जी। तो ऐसे में मैं तो भैया सच के साथ खड़ा रहूंगा। और अच्छा एक मिनट सुनिए और। हाँ बताएं। चलिए, ये लड़के तो पासवान है ना? जी जी। अगर ये मुसलमान भी रहे होते, हाँ बिल्कुल, और झूठा आरोप लगा के अगर आप उनको फंसाते, तो मैं उन मुसलमान लड़कों के साथ खड़ा होता। एकदम क्यों? एकदम मैं सहमत हूं। और चाहे सो कॉल्ड पीड़िता झूठे आरोप लगाने वाली मेरी जात की होती, तब भी मैं सच के साथ ही खड़ा होता। तो ये तो मुझे आपने साबित किया। सच बोल के गाली सुनने में कोई दिक्कत नहीं है। सच के लिए सुन रहे हैं ना गाली। अच्छा, हमारा कोई एजेंडा तो है नहीं है, हमको कोई ठेका पट्टा लेना नहीं है और कौन रामविलास पासवान के बेटे से जी ना। सही बात। हाँ चलिए, आज की चर्चा बड़ी लंबी हुई। विरोधी। जी जी, हाँ बहुत अच्छा लगा। ये जरूर है कि कुछ लोग सच जानते तो अधिकतर लोग हैं, लेकिन चूंकि आपके स्टेज से गया है तो हमको लगता है कि कुछ लोग सच को पटना में जरूर स्वीकार करेंगे, और इस तरह के धंधे को तरक्की के माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यूट्यूबर्स के लिए भी, खैर उन लोग हम क्या राय देंगे, बहुत ज्यादा उनकी हैसियत नहीं राय देंगे, अपना काम करना है। सुनिए, अपने सच बोलना सीखिए, समाज में फर्जी होली काउज मत बनाइए। ये फर्जी होली काउज किसी काम की नहीं होती ना। और ये जो हमने जो इमोशनल टर्म्स गढ़ लिए हैं ना, बेटी
बेचारी अबला नारी। मेरी बेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। दुनिया की बेटी पप्पू यादव की बेटी हो सकती है अजित भाई, मेरी बेटी ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मैं उसको बेटी नहीं मानता हूं। मैं वो जो है वही मानता हूं जो उन दोनों का पेशा था। दोनों का तो नहीं, एक का पेशा था। दोनों किसको हम लोग जानते हैं। एक तो अपने दोस्ती यारी में गई, एक का पेशा था। मैं कह रहा हूं, जिसको बुरा लगे लगेगा। तो ऐसी बेटियां हमको नहीं चाहिए। बहुत बेटियां हैं दुनिया में नीट चरित्रवान। नीट एक मिनट, नीट की पढ़ाई पढ़ने गई थी और सूटकेस भर के रुपया कमा ली 1 साल में। घर बनवा दी, घर 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 भी घर बनवा दी। चलिए ठीक है, कल से आप भी संतोष सिंह की तरफ थोड़ा बहुत गाली सुनेंगे मेरे ख्याल से। लेकिन आपने जो साहस दिया है बिहार में, सच को ताकत मिली है। अरे सुनिए, 12 साल से मैं सुन रहा हूं। हाँ देख, आप देना छोड़ दिए इसीलिए सुनने लगे हैं। एक जमाने में आप दिया करते थे, हालांकि बड़े तरीके से। जब हम लोग आपके पाठक फेसबुक पर हुआ करते थे, दद्दा अजीत दद्दा, जब मैं भी दिल्ली रहता था। ये 2006, 7, 8, 9 की बात मैं बता रहा हूँ, 10 की बात। चलिए मिलते हैं दोबारा। बंटी भाई आपने समय दिया, दोबारा मिलते हैं, बहुत फिर बहुत किसी आभार, सच के धन्यवाद। साथ मिलेंगे। फिर किसी सच के साथ मिलेंगे, जब मौका मिलेगा मैं खड़ा रहूंगा। गुड जय नाइट, श्री राम, शुभ हर हर महादेव। रात्रि। जय श्री राम, जय सिया राम।